प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक गण एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम चांदनी नगरकोटी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष इस राष्ट्र विज्ञान दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। सर सीवी रमन द्वारा वर्ष 1928 में रमन इफेक्ट की खोज को मनाने के लिए भारत में हर साल राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर सीवी रमन को उनके इस अभूतपूर्व खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 28 फरवरी 1928 को सबसे महान भारतीय भौतिकविदों में से एक सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रविंडन पर अपनी आधुनिक खोज की घोषणा की, जिसे रमन इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी जिसे उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कैसे मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजेस अति उत्साह और जोश से आदि कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और विज्ञान महाविद्यालयों में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं तथा छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग पर चर्चा करते हैं। सरकार किसी न किसी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को स्मारक और पुरस्कार राशि प्रदान करती है। महत्व: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इसकी व्यवहार्यता को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिकों, लेखकों, छात्रों और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार में शामिल है। धन्यवाद। शोषण जिस वक्त तैयार होता है एनर्जी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो जो गंदा प्रोडक्ट होता है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हमारा ब्लड जो है गंदा हो जाता है। तो हमें ब्लड को प्यूरिफाई भी करना पड़ता है। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? नेफ्रॉन। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 वेसल्स दिख रही है, एक रिनल आर्टरी, एक रिनल वीन। जो गंदा प्रोडक्ट है जब रिनल आर्टरी के थ्रू किडनी में पहुंचता है, किडनी में जो नेफ्रॉन है वो ब्लड को प्यूरिफाई करके रिनल वीन के थ्रू पूरी बॉडी में फैला देता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्यूरिफाई करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो यूरिन है, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिन यूरेटर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाता है। तो जैसे कि जैसे कि हमारी जो किडनी है अगर खराब हो जाएगी, अगर हमारा यूरिन जो है उसमें रुक जाएगा तो हमारी जो किडनी है वो खराब हो जाएगी, जिससे जो हमें प्रॉब्लम होती है वो डायलिसिस होती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा एस्पिरेटरी सिस्टम है यानी किडनी हमारी बॉडी को क्लीन करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमने ऊपर से पानी डाला तो ये किडनी के थ्रू यूरेटर में फिर ब्लैडर में स्टोर होके यूरेटर से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। थैंक यू। Hydroelectricity. So, at first, what is hydroelectricity? So, hydroelectricity is also known as hydroelectric power, and hydroelectric energy is a form of energy that harnesses the power of water in motion. For an example, water flowing through a water fluid to produce energy. So, आखिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी एक ऐसा फॉर्म है कि आप पानी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. The most common is impoundment facilities. In an impoundment facilities, water in a dam or a pool in a reservoir. And now, how many percentage of hydroelectricity in use in the world? कितना परसेंट यूज होती है पूरे वर्ल्ड में जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी होती है? तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज सबसे ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. So, which country is the greater producer of hydroelectricity? So, China is the greater producer of hydroelectricity. Chart is there are nutrients and the diseases and their disorders and their symptoms and how to prevent from it. So my first topic is iron. Iron is a mineral that the body needs for growth and development. जो basically iron होता है वो एक nutrient होता है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है.
बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करे। जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, तो हमें एक डिजीजेस का सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। उसके सिम्टम्स हैं एक्सट्रीम फैटिग्यू, हमें अत्यधिक थकान होने लगती है, अननेसेसरी वीकनेस होने लग जाती है हमारी बॉडी में, चेस्ट पेन, हमारी छाती में दर्द होने लग जाता है, शॉर्ट ब्रीथिंग, हमें थोड़ा सा वॉक करते हैं या फिर रनिंग वगैरह करते हैं तो हम हांफने लग जाते हैं, और वीकनेस, कमजोरी हमारी बॉडी में आने लग जाती है। Foods that are great source of iron that you can take to prevent from anemia। ठीक है, आप जो there are some foods, यहाँ पे कुछ foods भी हैं, fruits भी हैं, vegetables भी हैं, जो आप ले सकते हैं अपनी डेली रूटीन, अपनी डाइट में ले सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया जैसे डिजीजेस या डिसऑर्डर से प्रिवेंट करने के लिए अपनी बॉडी को, वो है पोमोग्रेनेट, ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह you can take to prevent from anemia। नेक्स्ट टॉपिक इज आयोडीन। आयोडीन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एडवर्टाइजमेंट, वो एड्स वगैरह याद आ जाते हैं, टाटा नमक, प्यूरो हेल्दी एक्सेट्रा। जो ये टाटा नमक, प्यूरो हेल्दी, ये सब में एक कॉमन पॉइंट होता है, वो होता है आयोडीन। तो वो आयोडीन क्या है? व्हाट इज आयोडीन? So basically iodine is a mineral found in some foods। आयोडीन एक मिनरल है जो कुछ फूड्स में पाया जाता है। The body needs iodine to make thyroid hormones। जो हमारी बॉडी है उसे आयोडीन की जरूरत होती है to make thyroid hormones। What are hormones? Hormones होते हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। जब एक जब भी कोई बर्थ होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स का, तो फ्रॉम दैट टाइम टू एंड ऑफ हिज लाइफ हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर हॉर्मोन्स नहीं होते तो बच्चा पैदा होता है, एट लास्ट ऑफ हिज दैट वो वैसे ही रहता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ना इसके हाथ बड़े होते, ना इसके पैर, ना इसका फेस, ना इसका बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट वगैरह, वेट कुछ नहीं बढ़ता। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन। So today our topic is digestive system. Yes, listen carefully, all of you. There are lots of nutrients are there, like our digestion is being started from our mouth, and then it goes to the our esophagus, and by the help of peristaltic movement, the contraction and expansion of the wall of the esophagus and the other part of our digestive system is called peristaltic movement. And then it goes to our stomach, and the food is being there for 4 hours or more than 4 hours, and then it goes to our liver, and then the gallbladder. The gallbladder is a part which produce a juice which helps the food to digest the nutrients like protein, carbohydrate and fat, and then it goes to our small intestine. The small intestine length is about 6 meters, and it is coiled also. And then when it goes to our large intestine. Large intestine is about 1.5 meter, and it is thick. And then it goes to our rectum, and when the rectum is full, the signal goes to our mind. We have to go to washroom, and then last and thank you. Its third heart is little tilted towards the left. The heart is divided into 4 chambers. The partition between the chambers has to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. The atria or upper chambers contain the blood with no oxygen. The ventricles or the lower chambers of the heart contain oxygen-rich blood. The atria and ventricles both are individually divided into themselves into 2 chambers with the help of valves. From the
left ventricle, the biggest artery of our body, called aorta, begins. The right artery of the heart is a common phenomenon in nature, a process by which water goes through a cycle of evaporation, condensation, and precipitation. In the form of water is called a water cycle. Water cycle is also be defined water cycle is also be defined as evaporation or transpiration of water. The water cycle is also known as hydrological cycle. In other words, water's transformation and movement from one stage to another to flood the earth with enough water is called water cycle. So now I want to tell you the process of water cycle. At first, the heat of the sun dries the earth by its increasing temperature, and the available water on the earth evaporate to form the cloud. The evaporated water can come from the rivers, lakes, oceans, seas, ponds, etc. The sun dries. Now I would like to tell you what is evaporation. The water from the water bodies evaporate as streams and come from and or rises with the